दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में जो है लगातार आपके विशेष मार्ग पर जो है लगातार चैनल के माध्यम से सिलेबस बताने का जो सिलसिला है फाइनली वो जारी है। यानी आपके बीच में हमने एजुकेशन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड पेपर की शुरुआत सिलेबस के साथ हम कर रहे हैं। देख सकते हैं साइंस मीन्स विज्ञान का जो सिलेबस है मीन्स पाठ्यक्रम हम आपके बीच में बताने चल रहे हैं। बिल्कुल इस वीडियो में हम आपके कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे साइंस के ऊपर, है ना। क्योंकि भाई साइंस पढ़ने पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कतें आपको इस बात से होती हैं क्योंकि जो लोग आर्ट से पढ़कर आए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा हमको भी, हालांकि हम कितना भी इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे लेकिन आर्ट वाले बच्चों को थोड़ी बहुत समस्याएं होती ही हैं, है ना। तो हम प्रयास करते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये हमारा सिलेबस है। एक सतह तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है, होता नहीं कि एक बिल्कुल सतह तरीके से हम आपको लेकर चलेंगे। सिर्फ आप सिलेबस का निर्धारण कर लीजिए कि हाँ हमें इसके सिलेबस के अंतर्गत ये चीजें पढ़नी है ना। आगे देख लीजिएगा, नोट्स एंड बुक भी उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, या आपको बुक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। 94 52 33 10 53 पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, और आपको बुक्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो साथी हैं, उनके लिए खास ऑफर इस बात का है कि भाई आप अपने अन्य प्रदेश यूपी को जैसे ही छोड़कर आप अदर स्टेट में प्रवेश करते हैं, आपको यूपी डीएलएड की बुक नहीं मिलेगी, है ना। अगर आपको जरूरत है तो बाई पोस्ट मैं आपके घरों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक की कई बुकें मैंने आपको भेज दिया है ना। अगर आपको जरूरत है, नीड है, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में थर्ड पेपर का जो चल रहा है, देख सकते हैं विषय वस्तु जो है पहला साइंस का जो टॉपिक आपके बीच में आता है, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य तथा कक्षा शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है भाई, हमारे दैनिक जीवन में साइंस की क्या उपयोगिता है, साइंस का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको देखना है। देख सकते हैं पहला है विज्ञान की उपयोगिता, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का महत्व, ठीक है, और विज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है, विज्ञान का महत्व, ठीक है, और विज्ञान की सीमाएं, यानी हमारा जो साइंस है वो कहां कहां फैला हुआ है, विज्ञान की विज्ञान जो है शिक्षण की विशेषताएं, विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान के अध्ययन में जो है विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व। यानी ये जो पहला टॉपिक आपके बीच में चल रहा है ना, हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में साइंस को किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य। आपको इसी से चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमें हमारे दैनिक जीवन में साइंस का क्या महत्व है, इसको किस उद्देश्य के साथ हम यूज करते हैं, और तथा कक्षा शिक्षण की या हमारे दैनिक जीवन में इसे क्यों पढ़ाया जा रहा, हम साइंस आपको क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या वैल्यू हो सकती है, इसके बारे में आपको जानना है पहले चैप्टर में, ठीक है। यहां पर आप इसको खुद देख लीजिएगा। अगला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सारी चीजें हम बेहतर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा आपसे पूछता रहता हूं भैया जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। दूसरा चैप्टर देख सकते हैं, सजीव वस्तुएं आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि और आपको बेहतर तरीके से देखने लगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे ऊपर आपके बीच में सजीव वस्तुएं आ गई हैं। सजीव वस्तुओं का जो ये चैप्टर भैया वो काफी बड़ा है ना। फिर भी मैं आपको बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये काफी बड़ा है। ऐसा नहीं कि इसमें हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, हालांकि हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को छोड़ेंगे, नहीं, ठीक है, कवर हम हर चीज को करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर ज्यादा प्रेशर देके आपको बताएंगे, हाँ ये आप जो है तैयार कर लीजिए।
देख सकते हैं सजीव वस्तुओं का वर्गीकरण, ठीक है भाई, सजीव वस्तुओं का वर्गीकरण, सजीव, निर्जीव और मृतक सजीवों के लक्षण, ठीक है। अब यहां पर तो पहले चीज सजीव वस्तुओं का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, सजीव हो गया, निर्जीव हो गया और मृतक हो गए। सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर। अब ये जो सजीव वस्तुएं हैं, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे भी आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके फिजिकली चीजें आएंगी, फिजिक्स की चीजें आएंगी, जहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर होगी, ठीक है। देख सकते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर सबको आता होगा। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं वो भी आता होगा। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, दैनिक जीवन में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग क्या हो सकता है, और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे मॉडल चार्ट हो गया, साबुन हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, खाने का सोडा हो गया, और अन्य स्वनिर्मित सहायक सामग्रियां जैसे कमानीदार तुला हो गया, ठीक है। स्वनिर्मित मीन्स हम खुद से जिस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। भौतिक तुला हो गया, देख सकते हैं, पैमाना मीटर हो गया, जो है सेल चलित खिलौने हो गए, ये सब सारी चीजें आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, ठीक है। सेल चलित खिलौना का मतलब एक छोटा सा बालक, जब मेला वाला आप जाते होंगे बच्चों को लेकर के, अभी प्रयागराज अगर आए होंगे अपने बच्चे को लेकर के, हालांकि यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप छोटे मोटे मेले में जब जाते होंगे तो वहां पर बच्चा कहता है कि भैया हमको वो चाहिए, ठीक है। आप मना करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मानता नहीं है, क्योंकि बच्चों का खिलौना ही सबसे बड़ा वो होता है ना। तो देख सकते हैं स्वचालित खिलौने हो गए, सॉरी सेल चलित खिलौने हो गए, विद्युत मोटर हो गया, बैरोमीटर, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो, टेलीविजन, स्वर्ण पत्र, विद्युत दर्शी, कैमरा हो गया, और आगे देख सकते हैं इस तरह से ढेर सारी चीजें। ये चैप्टर आपका काफी बड़ा है यार, है ना। आगे देखिएगा, विद्युत मोटर, बैरोमीटर, ग्रामोफोन, रेडियो हो गया, टेलीविजन, ये तो हो गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्टैंड हो गए, पेरिस्कोप हो गया, सीरीज हो गई, वर्षा मापी यंत्र हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर है, विद्युत सेल है, अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा मापी, वोल्ट मीटर, भाप का इंजन हो गया। ये सब सारी चीजें, यानी इसमें हम कितनी चीजों को आपको बताएं भाई। आगे भी देख सकते हैं 27 तरीके से पौधों व जानवरों, देखिएगा पौधों व जानवरों की स्पेसिमेन ग्राफ, ये सब सारी चीजें यार आप खुद समझेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा जो साइंस साइड से नहीं पढ़े होंगे उनको मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब नहीं जानते होंगे भैया जो है वोल्ट मीटर क्या है, विद्युत सेल क्या होता है, वर्षा मापी यंत्र, ठीक है। हालांकि वर्षा मापी यंत्र आप भूगोल वगैरह में भी पढ़े होंगे। बैरोमीटर क्या है, मीटर पैमाना क्या है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे। हैंड लेंस क्या है, इसके बारे में यानी हम विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज, ये फिगर इस तरह से बनता है ना। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि क्या यहां से सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ये जो सिलेबस है, हालांकि मैं बिल्कुल सतह तरीके से आपको एक तीव्र गति से बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे हमेशा पूछता हूं कि भैया क्या वाकई में चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे बेहतर करने पर मजबूर करता है, ठीक है। देखिएगा हम ऊपर की चीजें, अच्छा देखिए अब आ गया यहाँ तो स्पेसिमेन ग्राफ हो गया, पौधे और जानवरों में स्पेसिमेन, ठीक है। जड़ हो गया, तने, वनस्पति की आंतरिक रचना हो गई, चार्ट, जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर, जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर का चार्ट प्रदर्शन, ठीक है। यार चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। देख सकते हैं पौधे, जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की जो है पत्तियों का कांटों के रूप में स्थानांतरित होने का क्या कारण है, पौधे तथा जंतुओं में जो है अनुकूलन के उदाहरण, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना बड़ा है ना। लेकिन इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, हालांकि बुक आप जरूर प्राप्त कर लेंगे वो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर आप ये नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी टॉपिक हो सकती है, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहता हूं आप चैनल पर विजिट जरूर करें, क्या चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही, कैसे क्या किया जा रहा है, एक आइडिया आपको जरूर लगेगा कि हाँ वाकई में ये चीजें महत्वपूर्ण है अगर चैनल से बताया जा रहा है,
है ना, क्योंकि अब यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा चैप्टर है ना, तो आपको खुद समझना चाहिए कि हाँ यार इतना बड़ा चैप्टर है तो हमें कुछ न कुछ अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा बार बार इसी चीज को कहता हूं, है ना। बाकी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलेगा आगे। वनस्पति जगत, अभी आपके बीच में क्या आया था, इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे आपको लेकर आऊंगा, ठीक है। देखिए आपके बीच में जो है हमने बताया सजीव वस्तुएं, ठीक है। सजीव वस्तुओं के बाद आ रहा है, देख सकते हैं, वनस्पति जगत, यानी बॉटनी का पोर्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, वनस्पति विज्ञान आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा, कहा जा रहा है पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, ठीक है। जैसे जो हमारे पौधे होते हैं उनके तमाम तरह के भाग होते हैं, जड़ हो गया, तना हो गया, टहनिया, यानी कौन कौन से भाग हैं, पौधे के कितने भाग होते हैं, पौधा अपना कार्य कैसे करता है, भोजन कैसे बनाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें जानना है। देखिए उनके कार्य, मूल तंत्र क्या है, जड़ों के प्रकार क्या है, जड़ के कार्य क्या हो सकते हैं, प्ररोह तंत्र, तनों की विशेषताएं, तनों के प्रकार, तनों का कार्य, पत्तियां जो है पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के कार्य क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के कारक, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता तथा उनके देखभाल, जंतुओं की उपयोगिता तथा उसका संरक्षण, पशुओं की उपयोगिता क्या होती है और पशुओं का संरक्षण हम कैसे करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग या महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। यानी वनस्पति जगत के अंतर्गत आपको वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वनस्पतियों के बारे में आपको बेहतर तरीके से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं जड़ के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। और जो है जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मुसला जड़, झकड़ा जड़ है ना, ये सब आपकी जड़ें होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके वैसे भी क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल आराम से हम आपको सिलेबस का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को बेहतर तरीके से देखते हुए चलिएगा। अब देखिएगा आपके बीच में जो है आ रहा है प्रजनन में पौधों में प्रजनन, उसके प्रकार, ठीक है। पौधों में प्रजनन कैसे होता है और उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए जनन मीन्स इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। और देख सकते हैं पत्तियां, रोपण, कलम लगाना, दाब कलम, ठीक है, उत्तक संवर्धन, लैंगिक जनन, ठीक है। एक जनन आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक लैंगिक जनन है, एक अलैंगिक जनन है, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा जो है कहा जा रहा है लैंगिक जनन के अंतर्गत इतनी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन के, अब लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, स्वपरागण एवं पर परागण भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुख्य अंतर क्या होता है, निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले प्रमुख बदलाव क्या होते हैं, बीज के बारे में पढ़ना है, सेम के बीज, ये कभी कभी सेम के बीज का फिगर आ जाता है, ठीक है। संरचना, मक्का के बीज की बनावट कैसे होती है, बीज तथा बीजों का अंकुरण कैसे होता है, पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, ठीक है। भाई कोई भी हम जब बीज को बोते हैं तो उसके अंकुरण के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां मीन्स पानी चाहिए, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, है ना, ये सब सारी चीजें चाहिए। अब पता लगा इस समय गेहूं होने जा रहा है, ठीक है। अब गेहूं के सीजन में पता लगा हम धान की रोपाई कर देंगे तो क्या पैदा होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जितनी पैदावार होनी चाहिए वो होगी नहीं, ठीक है। हर चीज का एक समय अपना निर्धारित होता है, ठीक है। आगे देखिएगा बनावट, बीज तथा अंकुरण, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, बीजों में श्वसन, बीजों का अंकुरण, नवोद्भिद के लिए भोजन, बीजों का प्रकीर्णन, बीजों के प्रकीर्णन की परिभाषा, बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां तथा महत्वपूर्ण बिंदु, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है।
अब आपके बीच में चौथा पॉइंट आ रहा है भौतिक मापन। ठीक है, अब देखिएगा भौतिक मापन के अंतर्गत मापन की परिभाषा क्या होती है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आगे देख सकते हैं मापन के स्तर और मापन की विधियां। ठीक है, मापन की विधियों के अंतर्गत कई विधियां हैं। ठीक है, MKS विधि है, CGS विधि है, SI विधि है, FVS विधि है। लंबाई मापन एवं मापन के उपकरण क्या हो सकते हैं, क्षेत्रफल और उसकी माप, आयतन और उसके माप क्या होते हैं, द्रव्यमान का मापन एवं मापन के उपकरण। और यहां देख सकते हैं समय का मापन हम कैसे करते हैं, मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं, ताप का जो है तापमान, डॉप्टरी थर्मामीटर, बेलन की लंबाई तथा वृत्त का व्यास मापन, वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा, पेंच मापिया, स्क्रू क्रेज आपने देखा होगा अगर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रेन गेज मीटर आपने पढ़ा होगा, वर्षा मापक यंत्र और कुछ महत्वपूर्ण चीजें और इसमें जानने की जरूरत है। ठीक है, अगला देखिएगा गति एवं बल। ठीक है, गति एवं बल के अंतर्गत आपको क्या चीज देखना है उसको आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको छोड़ने लायक है ना। जो चीज छोड़ने लायक होगी मैं उसको खुद ही आपको बता दूंगा, भैया इस पर आप प्रेशर मत दीजिए चूंकि ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, गति एवं बल के अंतर्गत अगर कहें तो गति हो गया, गति के प्रकार, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, गति के समीकरण। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि, राशियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, गति के प्रकार हो, गति के नियम हो गए, चाल की परिभाषा पढ़नी है, सूत्र, मात्रक, चाल के प्रकार, बल और बल के मात्रक, बल के प्रभाव, उदाहरण फलस्वरूप बल के प्रभाव। ठीक है, यानी यार इसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। वैसे हम कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस का निर्धारण कर रहा हूं कि हाँ वाकई में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, देख सकते हैं कहा जा बल के प्रकार हैं। ठीक है, पेशीय हो गया, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय तथा घर्षण बल। घर्षण बल की अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता, भाई अगर हम गाड़ियां चला रहे हैं तो हम घर्षण की बदौलत ही चला रहे हैं। अभी आप एक शीशे पर गाड़ियां चलाओ तो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि शीशे में फ्रैक्शंस थोड़ी ना होता है, घर्षण थोड़ी ना होता है ना। जब हम चलते हैं तो वो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप टाइल्स वगैरह पर चलते हैं, फर्श पर चलते हैं तो आप चल नहीं पाते, पैर आपका फिसल जाता है ना। तो वहां पर क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता। ठीक है, उपयोगिता, घर्षण बल की हानियां, कुछ इसकी हानियां भी होती हैं। ठीक है, घर्षण बल के अधिक करने के उपाय क्या हो सकते हैं, संवेग तथा संरक्षण। घर्षण बल को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, संवेग, संरक्षण, महत्वपूर्ण बिंदु, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो ध्यान दीजिएगा पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाओं के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, ठोस तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, है ना। ये भी बिल्कुल आसान है, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस में अंतर क्या है, पदार्थ के गुण क्या हो सकते हैं, मिश्रण के प्रकार, वाष्प और गैस में अंतर जो है, पदार्थ का पृथक्करण, पृथक्करण की विधियां, फटकारना हो गया, फटकना या फटकारना। ठीक है, और ओसाना। ठीक है, आपने जब धान आपका हुआ होगा तो उस समय आपने ये प्रक्रिया की होगी। ठीक है, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो जब चावल को बनाती नहीं है, चावल बनाने से पहले उसको फटकारा जाता है सूप लेकर के, है ना। बीनना हो गया, चालना हो गया, चुंबकीय पृथक्करण, भाई जब लोहे की कील वगैरह पड़ जाती है तो हाथ से जब बीनना संभव नहीं होता है तो हम जो है चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोहे की कील निकालने के लिए। ऊर्ध्वपातन हो गया, तलछटीकरण हो गया, छानना हो गया, बारण है, अपकेंद्रण है, वाष्पन है, आसवन है, आंशिक आसवन है, कृष्णीकरण है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लास्ट का जो ऑप्शन है देख सकते हैं, गति के नियमों का मॉडल, ये आपको पढ़ना है, ये मॉडल बनाना है ना। मॉडल आप नहीं भी बनाएंगे क्योंकि कभी मॉडल नहीं पूछा जाता है ना। तो मेरे हिसाब से हमने 15-20 मिनट में आपके साइंस के सिलेबस को कवर किया है ना। बिल्कुल एक आसान से शब्दों में हमने हालांकि कुछ बताया नहीं, एक सतही तरीके से आपको बताते हुए चले हैं। बाकी अगर आपको भाई दिक्कत है ना, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। जब इसके अंतर्गत इनके कंटेंट को बताया जाएगा तो मेरे हिसाब से आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है,
बाकी जो भी होगा मैं चैनल पर आपको अनवरत बता रहा हूं और इसी तरह से आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।